जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये प्रैक्टिस सेट लाभदायक साबित होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। निर्देश दिया है पहले और दूसरे प्रश्न के लिए क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों वाक्यों के रिक्त स्थानों को उचित शब्दों या लोकोक्तियों के द्वारा पूरा करें। तो हमारे लेक्चर की शुरुआत कहां से हो रही है? रिक्त स्थानों की पूर्ति से, जिसमें क्या भरना है? शब्दों को या लोकोक्तियों को जो उचित हो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहारी ने अपने सतसई में किसके होने का वर्णन किया है? किसके होने का वर्णन किया मतलब श्रृंगार रस का वर्णन है, भक्ति रस का वर्णन है, प्रकृति रस का या वियोगी रस का? तो बताइए किस रस का वर्णन है? सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो इसको याद कर लीजिए। और सतसई के संबंध में एक वाक्य है जो कि बहुत बहुत फेमस है। क्या है वो? सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे काव करे गंभीर। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कौन सा है? कुछ राजनेता स्वार्थी होने के कारण अपना रंग क्या करते हैं? बदरंग करते हैं, उत्पादन करते हैं, गिरगिट की तरह बदलते हैं या श्वेत करते हैं? तो बताइए जो राजनेता होते हैं वो स्वार्थ होने के कारण क्या करते हैं? श्वेत करते हैं, उत्पादन करते हैं या बदरंग करते हैं? क्या करते हैं? वो करते हैं गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं। अच्छा, गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं, ये क्या है? लोकोक्ति है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि अपने अपने बातों पर अडिग ना रहना। अपनी बातों को मतलब कभी कुछ कहेंगे, कभी करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब अपने बातों पर अडिग ना रहना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न क्या है? अच्छा, निर्देश है तीसरे और पांचवें तक, तीसरा चौथा पांचवें तक क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में काले छपे शब्द का पर्यायवाची लिखें। अच्छा, पर्यायवाची पता। देवताओं में प्रथम पूजनीय गणेश को माना जाता है। प्रथम पूजनीय गणेश को माना जाता है। अच्छा, किसका हमें पर्यायवाची बताना है? गणेश का। गणेश का ऑप्शन क्या दिया है? गणपति, गज, वीणापाणी, अनिष्ट। ठीक है, तो बताइए गणेश का पर्यायवाची। तब तक मैं हम इसके 2-4 पर्यायवाची और आपको बताते हैं जिससे ये याद हो जाए। अच्छा देखिए, गणेश का पर्यायवाची हमको बताना है। तो गणेश के कई सारे पर्यायवाची हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कौन से हैं? जैसे क्या हो गया? एक लंबोदर। लंबोदर देखिए ये किससे बना है? लंबा, लंबा प्लस उदर, लंबा प्लस उदर। उदर मतलब क्या? पेट, मतलब इसका पेट लंबा है। इसको क्या कहते हैं? एक दंत, एक दंत कहते हैं। और क्या कहते हैं? विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता। ठीक, और क्या कहते हैं? विनायक, विनायक। गौरी नंदन, गौरी नंदन। और भी कई सारे पर्यायवाची हैं। क्या? इभानन। क्या है? इभानन, इभा। अच्छा, इभा मतलब क्या? इभा मतलब हाथी, इभा मतलब हाथी। और आनंद मतलब क्या? मुख, मतलब जिसके पास हाथी का मुख है। और यहीं से एक क्या बन जाता है? गजानन, गजानन। और क्या? एक दंत हो गया। और भी इसके कई सारे पर्यायवाची हैं। और इसका सही पर्यायवाची कौन होता है? गणपति। सही पर्यायवाची कौन होता है? गणपति, गजपति। ठीक, इस तरीके से गणेश का सही पर्यायवाची कौन सा हो गया? गणपति। अच्छा, गज मतलब क्या? हाथी। वीणा पाणी, इसका उत्तर बताइए। और अनिष्ट किसे कहते हैं? अनिष्ट, अनिष्ट मतलब अशुभ, जो अशुभ हो। अनिष्ट मतलब जो अशुभ हो। जैसे कहते हैं आज कुछ अनिष्ट होने वाला है, मतलब कुछ अशुभ होने वाला है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केश विन्यास आजकल अधिक प्रकट किया जाता है। अच्छा, केश विन्यास का मतलब क्या? आजकल केश विन्यास अधिक प्रकट किया जाता है। तो केश विन्यास क्या अर्थ क्या होगा? केश करवाना, केश संवारना, सजाना या रंग करना? क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? केश संवारना, ना कि केश करवाना, सजना या रंग करना। ठीक है, केश विन्यास का अर्थ क्या हो गया? केश संवारना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ईमानदार शब्द का विलोम बताइए। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? बेईमान होगा, चोर होगा, धूर्त होगा या अहंकारी? तो ईमानदार मतलब जो जिसके पास ईमान हो, जिसके पास ईमान हो। और बेईमान मतलब जो ईमान के, जिसके पास ईमान ही ना है, जो ईमान के बिना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अत्याचारी। अत्याचारी शब्द का क्या बताना है? विलोम। अत्याचारी मतलब क्या? जो अत्याचार करता है, जो अत्याचार करता है। तो वही अगर इसका सही उत्तर होगा परोपकार, मतलब परोपकारी, जो परोपकार करता है। क्या? परोपकारी, परोपकारी। चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक, तो ऋषियों। अच्छा, यहाँ काला नहीं किया गया है। देखिए ऋषियों, ऋषियों के आश्रम में पवित्रता होती है। तो हमें ऋषियों का क्या बताना है? जो ऋषियों है। अच्छा एक सेकंड, ऋषियों नहीं, आश्रम। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ कौन सा होगा? आश्रम। क्योंकि जो हमारा विकल्प है क्या है? कुटिया है, तपोवन है, घर है या आश्रय है। तो आश्रम का हमें क्या बताना है? समानार्थी। आश्रम का समानार्थी या उसका पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो कौन होगा?
कुटिया होगा, देखिए आश्रम में रहा जाता है लेकिन कुटिया भी है, तपोवन भी है, घर भी है, आश्रय भी है, कौन सा होगा सही? तपोवन होगा, ना कि कुटिया या घर। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि कुटिया होगा या घर हो सकता है, नहीं। आश्रम में क्या होता है? तप किया जाता है, तो तपोवन होता है आश्रम का सही पर्यायवाची या सही समानार्थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। प्रश्न प्रश्न कह रहा है कि पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो हमें किसका इसमें पर्यायवाची बताना है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से पर्यायवाची किसका है? पुष्प का, मतलब पुष्प का आपको पर्यायवाची बताना है। कौन सा पर्यायवाची? कुसुम है, हरी है, तुरंग है या गोयल है? बताइए। इसका पुष्प का पर्यायवाची कौन है? कुसुम है, ठीक। अच्छा तुरंग किसका पर्यायवाची है? तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची। घोड़ा का कुछ और पर्यायवाची देख लीजिए, बजी होता है। क्या होता है? बजी। हाय तुरंग, तुरंग किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का, ठीक है। तो घोड़ा का 3 पर्यायवाची याद रखिएगा। पुष्प का पर्यायवाची कौन है? कुसुम है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसी तरीके से एक एक करके हम अपने सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और वीडियो आप पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या है? निर्देश दिया है 9वें और 10वें प्रश्न के लिए। क्या है? नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए बी सी डी क्रमांक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक में वर्तनी संबंधित त्रुटि हो सकती है। उस त्रुटि युक्त शब्द संख्या ही आपका उत्तर होगा। मतलब जो वर्तनी हमको वर्तनी की दृष्टि से जो गलत होगा उसको हमको देखना है। तो कौन सा है? देखिए इसमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से गलत है। देखिए स्थानापन्न, क्या लिखा है? स्थानापन्न, ये तो सही लिखा है। व्यावसायिक, कोशिका या आर्थिक, देखिए आर्थिक भी एकदम सही है, कोशिका भी सही है। व्यावसायिक ये गलत है, सही कौन सा होगा? व्यावसायिक, ठीक। तो मतलब यहाँ छोटा सा रहेगा ना कि बड़ा सा, तो इस तरीके से ये गलत है। सही कौन सा है? ये है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 10वां। 10वां में भी आपको बताना है क्या? वही वर्तनी की दृष्टि से जो गलत है। कौन सा है? गोपनीयता, कार्यवाह, उत्तरदायित्व। देखिए यहाँ पर गलत है। देखिए गोपनीयता भी सही है, कार्यवाह सही है, व्यस्क भी सही है, उत्तरदायित्व देखिए ये लिखा है त्रा, त्रा लिखा है लेकिन त्रा नहीं होगा। देखिए उत्तर होगा, उपदता तार, उत्तरदायित्व, ठीक। उत्तरदायित्व इस तरीके से रहेगा, ना कि त्रा रहेगा, ठीक है। तो ये भी वर्तनी की दृष्टि से गलत था। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्तनी संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? पद्मावत की भाषा। पद्मावत की भाषा क्या है? देखिए इसमें कुछ ऐसे प्रश्न है जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन अगर परीक्षा में पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो उनको हमें देखते चलना है, ठीक है ना, उसको याद करते चलना है। जैसे पद्मावत की भाषा, पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की भाषा है क्या? अवधि। अच्छा पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक, तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कौन सा होगा? हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? अब देखिए ये प्रश्न भी बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा कि कृत्रिम हिंदी, लेकिन अगर पूछ ले प्रश्न में तो क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? देखिए रेखता है, हिंदवी है, बांगरू है, दर्द है। कौन सा होगा? रेखता। कृत्रिम हिंदी कौन? रेखता। प्रश्न चेंज हो गया। कृत्रिम हिंदी कौन? रेखता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा इसको एक दो बार पढ़ लीजिए। कृत्रिम हिंदी किसे कहते हैं? रेखता को। कृत्रिम हिंदी रेखता को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? हमारा अगला प्रश्न है भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? देखिए प्रश्न ऐसे नहीं, प्रश्न होना चाहिए कि भाषा के स्थान पर भाखा, हिंदी के स्थान पर हिंदवी। प्रश्न कैसे होना चाहिए? भाषा के स्थान पर भाखा, हिंदी के स्थान पर हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसको आप ऐसे देखिएगा, ना कि जो लिखा है यहाँ पर त्रुटि हुआ है। क्या लिखना चाहिए कि भाषा के स्थान पर भाखा, हिंदी के स्थान पर हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन ने, इंशाअल्लाह खां या अमीर खुसरो। सही कौन सा होगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तोता ए हिंद। ये जीस का प्रश्न है, उसको भी याद रखिए। अमीर खुसरो क्या कहते हैं? तोता ए हिंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। हिंदी का प्राचीनतम रूप किसमें मिलता है? अच्छा हिंदी का प्राचीनतम रूप मतलब क्या? कि जो हिंदी का सबसे पुराना रूप है किसमें मिलता है? अच्छा ग्रंथ वेद दिया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो सबसे पुराना रूप किसमें मिलेगा? ऋग्वेद में ही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा कि हिंदी का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 30 से 32 प्रश्न के आसपास। हो सकता है 32 प्रश्न हो या हो सकता है 30 प्रश्न हो। तो प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न पढ़िए। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, ठीक है। ये तो सही चीज है कि कोई शब्द है जब तक वो किसी वाक्य का अंश नहीं बनता तब तक क्या रहता है? शब्द बन जाता है। लेकिन अगर वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है?
जब कोई शब्द वाक्य में उपयोग हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या क्या है? हमारा ऑप्शन है वाक्य हो जाता है, पद हो जाता है, संयुक्त शब्द हो जाता है या संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो क्या हो जाता है? पद, ना कि वाक्य या संयुक्त शब्द। या देखिए वाक्य में भी प्रयुक्त हो रहा है शब्द, तो वाक्य थोड़ी होगा, वो क्या हो जाएगा? पद। इसी तरीके से कहते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ना कि उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? 16वां प्रश्न, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? जो वस्तुओं का नाम बताए तो क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड, इंग्लिश में क्या जिस कहते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा, नाउन, मतलब हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? विशेषण। अच्छा, अवयव क्या होते हैं? अव्यय क्या होते हैं? देखिए अव्यय समझिए, ये क्या लिखा है? अ और व्यय, मतलब जो खर्च ना हो, ये मतलब जो व्यय ना हो उसको क्या कहते हैं? अव्यय। इसे कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। ठीक, अविकारी शब्द, ये तो रिलेट करने के लिए था लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अव्यय मतलब क्या? अविकारी शब्द। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा होगा? हमारा अगला प्रश्न है 17वां नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से प्रश्न में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए। दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा। अच्छा, जो शब्द यहाँ लिखा गया है जो सही पुल्लिंग है, परीक्षा में इतनी बार पूछा है, तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए कुछ कुछ पॉइंट हैं जिनको किसी शॉर्ट वीडियो में आ जाएगा आपके सामने, या 5-7 मिनट का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? अच्छा, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं आपको, जैसे आप भी तो पढ़ रहे हैं प्रश्न को, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो ये नहीं कि हम पढ़ते चले। आप बताइए इनमें से प्राण होगा, शिशु होगा, भक्ति होगा या पुस्तक होगा? तो बहुवचन के नाम पर आपको कुछ तो याद आ रहा होगा, तो आप पहले अपनी तरफ से देखिए। मान लीजिए आपको आ रहा है कि शिशु होगा, आपके मन में क्या है? शिशु होगा। हमने बताया कि नहीं, शिशु नहीं होगा, प्राण सही हुए। तो इसको आप सुधार करते चलिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये नहीं कि जो बता रहे हैं बस ध्यान से चलते चलिए। हम पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी रिपीट करते चलिए और अपना उत्तर अपने मन में रखिए या कमेंट करते चलिए। तो उससे आपका मतलब जो गलत रहेगा वो सही हो जाएगा, जो सही रहेगा वो स्ट्रांग हो जाएगा उस पर आपका। तो बताइए इनमें सही उत्तर कौन सा है? इसमें सही उत्तर है प्राण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न कौन सा है? हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? और हाँ, ये नहीं कि हम इसी लेक्चर को देखेंगे, आप कल भी इस चैनल पर आइएगा तो यहाँ पर भी आपको हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसके बाद 6वां प्रैक्टिस सेट। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कई सारे प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके होंगे, लगभग 30 प्रैक्टिस सेट। देखिए दिन कम है, ऐसे कोई बात नहीं, दिन भले ही कम है, हम एक दिन में बाद में जब भी और नज़दीक आ जाएगा तो 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, 3 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ही है। क्या कह रहा है प्रश्न 19वां, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? बताइए। मेरी होश उड़ गई मेरी होश उड़ गई नहीं। हमारे होश उड़ गए, हमारे होश उड़ गए नहीं। मेरे होश उड़ गए, यही सही हो सकता है। मैं होश उड़ गया, मैं होश उड़ गया नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सही कौन सा? मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। तो हिंदी आप जितना पढ़ेंगे तो वहां इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं उसमें थोड़ा आपको मतलब प्रश्न सही होने की संभावना बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि कमल फूलों में सुंदरतम है, वाक्य में कौन सा कारक है? अच्छा, जो कमल फूलों लिखा है, कमल फूलों में, तो कौन सा कारक है? विभक्ति और कारक संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो अच्छा, इसके लिए जो विभक्तियां हैं, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और उनके जो कारक चिन्ह हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? जो प्रथम विभक्ति जैसे कहाँ शुरू होता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर संबोधन है। अच्छा, क्या आ रहा है? में शब्द कौन सा आ रहा है? में। तो में किस में आता है? अधिकरण में। तो कुछ कौन सही होगा? अधिकरण, ना कि संबंध या संबोधन या करण। तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संबोधन है। संबंध किसका होता है? संबंध का की के। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मैं अपने आप का कर लूंगा में जो आप शब्द है कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप का कर लूंगा, तो जो आप है वो कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन क्या है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है? तो आप शब्द ये कौन सा सर्वनाम है? बताइए। अपने आप कर लूंगा, ये निज को बता रहा है, मतलब खुद को बता रहा है, तो कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो बताइए अनिश्चयवाचक कौन सा है? ऑप्शन क्या है? क्या, कुछ, कौन और वही। अच्छा, क्या और कौन बहुत चेंज हो रहा है। क्या है?
क्या और कौन, ये कौन सा है? प्रश्नवाचक। कुछ क्या है? कुछ, यह है अनिश्चयवाचक और वही यह है निश्चयवाचक। तो क्या पूछ रहे हैं? अनिश्चयवाचक कौन सा होगा? कुछ। कुछ है अनिश्चयवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अच्छा विद्यार्थी। अच्छा विद्यार्थी में शब्द में विद्यार्थी जो शब्द है वो क्या है? अच्छा विद्यार्थी में जो विद्यार्थी शब्द है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, गुण है या विशेष्य है? तो देखिए, अच्छा विद्यार्थी में पहले समझिए अच्छा क्या है। तो अच्छा क्या है? विशेषण है। तो विशेषण अच्छा में, मतलब अच्छा विद्यार्थी में जो अच्छा शब्द है वो विशेषण है। कैसे? वो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। तो जो विद्यार्थी होगा वो क्या होगा? विशेष्य होगा। जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता, वो क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द होगा वो क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है, संज्ञा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो लग रहा होगा कि संज्ञा होगा, लेकिन नहीं। अच्छा विद्यार्थी में अगर अच्छा विशेष्य है तो विद्यार्थी क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर क्रिया का कौन सा रूप है? बताइए, जो खाकर है वो क्रिया का कौन सा रूप है? तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या दिया है? प्रेरार्थक, पूर्वकालिक, संयुक्त या नाम धातु। देखिए, खाना खाकर सो गया मतलब सो चुका है, अब वो खत्म हो चुका है, मतलब क्या है? पूर्वकालिक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर कौन सा होगा? पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संभव है कि वह कल आ जाएगा। संभव है क्या? कि वो कल आ जाएगा। तो इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? देखिए, सामान्य भविष्यत है। ऑप्शन क्या है? देखिए, सामान्य भविष्यत है, संभाव्य है, हेतु हेतु या उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त सभी है। बताइए, संभव है, लिखा है शब्द सीधे डायरेक्ट, क्या संभव है, तो कौन सा सही होगा इसमें? संभव, संभाव्य भविष्यत। अच्छा, हेतु हेतु भविष्य क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर डिपेंड होता है या किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होता है, उसको क्या कहते हैं? हेतु हेतुमत भविष्यत। ठीक है, तो इसको भी आप समझिएगा, क्या होगा? क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर करती है, वो क्या होता है? हेतु हेतुमत भविष्यत। अच्छा, संभाव्य मतलब जिसमें संभावना होता है। क्या है? संभावना ही तो है कि संभव है कि वह कल आ जाएगा। तो क्या है? ये संभावना ही तो है। तो इस तरीके से क्या होगा? संभाव्य भविष्यत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। किसमें? 26 में और 27 में। ठीक है, देखते हैं प्रश्न। अग्नि। अच्छा, इसमें से जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है उसको हमें टिक करना है। तो विकल्प पढ़िए, विकल्प क्या क्या दिया है? विकल्प है पावक, अनिल, अनिल या आग। देखिए, अनिल, अनिल के बारे में इसके पहले हमने बताया था। अनिल का क्या होता है? पर्यायवाची। अनिल किसका पर्यायवाची है? हवा का। अनिल किसका पर्यायवाची है? हवा का। ठीक है, तो हवा का पर्यायवाची अनिल है, तो अग्नि का थोड़ी होगा। तो इस तरीके से उत्तर सही इसमें कौन सा होगा? अनिल होगा। अनिल इसका पर्यायवाची नहीं है, हवा का। अच्छा, कुछ और पर्यायवाची है, कौन से? हवा को क्या कहते हैं? वात कहते हैं। हवा को क्या कहते हैं? वात कहते हैं। और क्या कहते हैं? वायु भी कहते हैं, वायु। ठीक है, और क्या कहते हैं? समीर कहते हैं, समीर। तो समीर हो गया, अनिल हो गया, वायु हो गया, वात हो गई, ये हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला विकल्प है, मतलब अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? अचानक। अचानक किसका, मतलब अचानक का विकल्प इनमें से कौन सा है? अचानक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? चलिए बताइए, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या है? साया, सायास होगा ये क्या होगा? सायास, सायास। ठीक, साया क्या होता है? सायास। अनायास, अकस्मात या एकाएक। तो देखिए, एकाएक और अचानक ये तो है ही इसका पर्यायवाची। अब ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, सायास और अनायास। सही ही चाहे ए, देखिए ई ऑप्शन लिखिए, ए व बी दोनों, इसमें कौन सही है? ई सही होगा। ठीक, ए व बी दोनों, तब इसके दोनों पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, सायास क्या होता है? सायास, सायास होता है जो प्रयत्न पूर्वक किया जाए, मतलब जो मेहनत से किया जाए या श्रम पूर्वक जो किया जाए, वो क्या होता है? सायास। श्रम पूर्वक लिख दे रहा हूं, श्रम पूर्वक। ठीक, श्रम पूर्वक क्या हुआ? सायास। और अनायास, श्रम रहित, श्रम रहित या मतलब बिना मेहनत के अगर कोई चीज हो गया हो जाए तो क्या होगा? अनायास। ऐसे में तो इसके सही कौन सा होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन सा है? तापस का क्या अर्थ होता है? तापस, बताइए। तापस का अर्थ होता है तपस्वी। तापस का क्या अर्थ होता है? तपस्वी। पाला सी, देखिए सी मतलब तापस जैसी गंगा, तापस जैसी गंगा, तपस्वी जैसी गंगा कुल। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? तपस्वी के जैसी, किसी के जैसी। कौन सा अलंकार होगा? बताइए। यहाँ होगा उपमा की अलंकार, मतलब उपमा अलंकार।
क्योंकि यहाँ पर गंगा की तुलना तापस जैसे मतलब तपस्वी की जैसे किया जा रहा है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल के लेक्चर में हमने बताया था आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, क्या आपको पता है? तो अगर नहीं पता है तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास बताइए। बताइए इसमें समास कौन सा होगा? आप बीती में कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय होगा या अव्यय होगा? बताइए। तो आप बीती, अच्छा आप बीती का अर्थ क्या होगा? आप पर बीती, आप पर बीती। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? पर क्या है? विभक्ति। तो इस तरीके से इसमें कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और किस विभक्ति का तत्पुरुष समास? बताइए। पर किस में होता है? अधिकरण, अधिकरण में पर। तो यहाँ पर कौन समास? तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास, इस तरीके से इसको कह सकते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है ना? तो ये प्रश्न आपका हो सकता है बन गया हो। अब बीती में कौन समास? तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में और छिपा रहता है कर्मधारय अव्यय, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? बताइए। करुण रस, करुण रस का अस्थायी भाव। ये अस्थायी भाव संबंधित एक शॉर्ट वीडियो बनके, मतलब शॉर्ट वीडियो यूट्यूब इस चैनल पर डल चुका है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो क्या है करुण रस का अस्थायी भाव? शोक। करुण रस का अस्थायी भाव शोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है कि सर्वश्रेष्ठ रस, इसको हमने इसके पहले देखा है, कौन सा है? श्रृंगार रस। जो हमारा लास्ट प्रश्न है क्या है कि छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से कितने प्रकार के? ये 4 प्रकार के होते हैं। जो छंद है मुख्य, देखिए कई आप कई देखे होंगे, हर गीत का होता है, रोला, सोरठा और दोहा, तो है कई सारे, लेकिन जो मुख्य है वो 4 ही हैं। उन चारों का नाम आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में केवल आपको एक ही चीज का कमेंट करना है, क्या? कि जो मुख्य रूप से 4 छंद हैं उन छंदों के नाम। ठीक है साथियों, इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर समाप्त हुआ। एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराया जाए। तो कैसा लगा ये हमारा ये प्रयास? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पहले से लाइक कर दिए हैं तो ये नहीं कि अब लाइक हटा दीजिए, लाइक रखिएगा उसको, लाइक देख के अच्छा लगता है थोड़ा सा। चलिए अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले प्रैक्टिस सेशन में नंबर 5 के साथ।